हाँ, परिवार के प्रकार, कार्य, महत्व, भूमिका, प्रासंगिकता, उपयोगिता, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। और इसमें से कुछ भी आपको आता है तो ये मैटर आपको लिखना है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सामाजिकरण के रूप में परिवार का महत्व पिछले बार पूछा गया है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सामाजिकरण के रूप में इसका मतलब सामाजिक कार्य बताना है ना। सामाजिक कार्य के अंतर्गत तो जो पॉइंट आ सकते हैं वो उसमें आपको हेडिंग के साथ बताना है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हम पॉइंट नहीं बताएंगे, पहले हमें जो है इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा परिवार से रिलेटेड, जो मैंने बताया हुआ था। फिर परिवार की एक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी और फिर सामाजिकरण के रूप में परिवार का महत्व बताना, इस तरह से उसको लिखना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है ना। उसका फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है। या कोई भी, जैसे मैंने बताया था, इसके प्राणशास्त्री कार्य बताए हैं, शारीरिक कार्य बताए हैं, आगे हम धार्मिक कार्य पढ़ेंगे, आर्थिक कार्य पढ़ेंगे, है ना। आर्थिक कार्य हो गए ना मेरे ख्याल से। तो जो भी इनमें से आता है उसका फॉर्मेट यही रहेगा। इंट्रोडक्शन आपको परिवार के संबंध में बताना है, उसका मीनिंग बताना है और फिर जो पूछा जाए उसको लिखना है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट में लिखना है, जो चीज पूछी गई उसको ज्यादा डिटेल में करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने एक पूरा पेज उसी में ले लिया, एक पेज में आप इंट्रोडक्शन और अर्थ लिख रहे हैं और एक पेज में बाकी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन बताना है, 2 लाइन में आपको उसका अर्थ लिख देना, खत्म। फिर बाकी बचा हुआ जो आपके पास स्पेस है उसमें आपको जो मेन चीज पूछी गई उसको लिखना है, ठीक है। सामाजिकरण के रूप में परिवार का जो महत्व है उसके संबंध में मैंने बताया था कि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वह एक जैविक मानव की तरह होता है ना। जैविक मानव सामाजिकरण के माध्यम से एक सामाजिक मानव बनता है ना। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज में रहते हुए समाज के तौर तरीकों को सीखना, है ना। सामाजिक रीति रिवाज, समाज में जो समाज का जो कल्चर है, समाज में जो प्रचलित धर्म है, इन सभी को धीरे धीरे गेन करना, धीरे धीरे सीखना, है ना। और इनके माध्यम से जब एक व्यक्ति सामाजिक मानव बन जाता है तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, है ना। सामाजिकरण की प्रक्रिया से मतलब होता है कि एक बच्चा समाज में या परिवार में रहते हुए पलते बढ़ते समाज के तौर तरीकों को सीखता है, समाज की संस्कृति, समाज के जो रीति रिवाज है, समाज का जो धर्म है उसको आत्मसात करता है, उसको सीखता है और इनको सीखते हुए जो है वो जैविक मानव से सामाजिक मानव का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो थोड़ा सा सामाजिकरण की प्रक्रिया को भी डिफाइन हम कर देंगे तो और अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम बताना है, सबसे देखो पहला पॉइंट ही लिखा है सामाजिकरण, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है और यहीं से सीधा उसने क्वेश्चन ही बना दिया था, है ना। मैंने एक डायग्राम के जरिए भी उस समय कल बताया था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जैविक मानव होता है ना। जैविक मानव, जैविक मानव ये जन्म के समय, है ना, ये है जन्म के समय। फिर उसका सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण होता है और फिर जो है वो बन जाता है सामाजिक मानव। समाज के रीति रिवाजों को, समाज के जो विश्वास है, समाज का जो धर्म है, समाज की जो संस्कृति है, उसको सीखते हुए जो है वो आगे बढ़ता है और इस तरीके से वो एक सामाजिक मानव का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कि परिवार का समाज पर नियंत्रण होता है,
परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो है बच्चों की जो गतिविधियां हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर कुछ गलत करता हुआ दिखता है कोई बच्चा, परिवार का कोई सदस्य, तो बड़े बुजुर्ग जो है उसको टोकते हैं, उसको समझाते हैं, डांटते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से परिवार के सदस्यों के जो व्यवहार हैं, उनके जो कार्यकलाप, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनको नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा साधन माना जाता है। ठीक है, इसलिए परिवार के डर से, समाज के डर से व्यक्ति जो है कुछ अनैतिक काम नहीं करता है, कुछ गलत काम करने से पहले सोचता है कि यार मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा अगर करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो है मुझसे सवाल करेंगे, मुझे डांटेंगे, है ना। तो ऐसा सोच करके जो है वो कुछ गलत काम नहीं करता। इस तरह से परिवार, समाज के जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का बड़ा काम जो है परिवार द्वारा किया जाता है। और इसी वजह से जो है परिवार का कोई सदस्य कुछ अनैतिक काम, कोई गलत काम करने से बचता है, नहीं करता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास परिवार में रह करके जो है एक बच्चे का, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है, डेवलप होता है। जिस तरह का मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से परिवार का वातावरण होता है, वैसे ही जो है उसके सदस्यों का व्यक्तित्व बन जाता है ना। अगर परिवार का वातावरण सकारात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, दूसरों की हेल्प करने वाला, तो वैसा ही व्यक्तित्व जो है परिवार के सदस्यों का होता है ना। कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवादों को छोड़ दें तो प्राय यही होता है कि परिवार के वातावरण के अनुरूप जो है उसके सदस्यों का व्यक्तित्व बनता है, विकसित होता है ना। तो परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। इसीलिए परिवार में जो वातावरण होना चाहिए वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नैतिक शिक्षा, परिवार जो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी प्रदान करता है। बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा परिवार के माध्यम से दी जाती है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, वो जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना, धर्म के बारे में बताते हैं। कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं पौराणिक कथाओं की, उन कहानियों से जो है बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। दूसरों बड़ों का सम्मान करना है, दूसरों का परोपकार करना है, तो ये सारी शिक्षा जो है नैतिक शिक्षा परिवार के सदस्यों द्वारा लोगों को, बच्चों को दी जाती है। मानव अनुभवों का हस्तांतरण, एक परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उनके जो अनुभव हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उनके द्वारा जो अनुभव जो सीखा जाता है, उसका हस्तांतरण दूसरे परिवार में होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका हस्तांतरण होता जाता है ना, क्योंकि उनसे जो है बच्चे सीखते हैं। जैसे कोई उनके दादा हैं, पिता हैं, तो वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से मतलब वो उनका आचरण होता है, जो उनका नॉलेज होता है, उसको जो है जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी सीखते, कुछ बच्चे सीखते हैं। तो वो एक जो अनुभव, जो ज्ञान है, उसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के जरिए ही होता है, परिवार ही करता है। जैसे एक परिवार में कोई मान लीजिए संगीतकार है या कोई गीतकार है, तो कोई बच्चा जो है उससे सीखेगा। इंटरेस्ट की बात है, किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता, साथ में रहता है तो उसका इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये अच्छी चीज है ना, तो वो भी गाना गाने लगता है, सीख करके, देख करके सीख जाता है ना। तो इस तरीके से जो है जो भी अनुभव होते हैं व्यक्तियों के, ज्ञान होता है, उसका हस्तांतरण जो है एक परिवार से दूसरी परिवार में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के माध्यम से होता जाता है ना। तो ये इस तरीके से
सामाजिक कार्य के संबंध में मैंने बताया। इसके बाद मनोरंजनात्मक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, धार्मिक कार्य। मनोरंजनात्मक कार्य का मतलब होता है कि परिवार मनोरंजन का साधन भी होता है। आजकल परिवार का ये कार्य जो है कम हो गया है इस कार्य का स्थान सोशल मीडिया ने ज्यादा ले लिया। टीवी है ना, सोशल मीडिया है, इसने इसका स्थान ले लिया है ना। आप देखो परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य, 5 सदस्य है ना, तो शाम को आप देखोगे तो सब अपने मोबाइल में लगे हुए बातचीत भी नहीं होती है। या तो टीवी चल रही है तो टीवी देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा आ रहा है, या टीवी नहीं चल रही है तो सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना। कोई रील देख रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, इस तरह से। तो ये मनोरंजनात्मक कार्य जो है परिवार का एक कम हो गया है। इसका स्थान अन्य जो साधन है मनोरंजन के उन्होंने ले लिया है ना। ओटीटी पर पिक्चर ज्यादातर आजकल देखते हैं लोग। रील बनाने का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। हर कोई रील बनाता है, उस पर डालता है, इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक में डाल दी, है ना। तो इस तरह की चीजें ज्यादा आजकल चल रही हैं। मनोरंजन संबंधी रील है, गाने संबंधी रील है, डांस संबंधी रील है, कुछ फोनोग्राफी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो गलत भी चल रही हैं, है ना। सोशल मीडिया में बहुत गलत वीडियो भी डलते हैं, उनको भी देखते हैं, उससे जो है गलत मैसेज आता है, बच्चे जो है गलत सीखते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, है ना। तो मनोरंजनात्मक कार्य का मतलब पहले जो परिवार हुआ करते, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें परिवार के सदस्यों का मनोरंजन परिवार में ही हो जाता था। अगर उनको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले तो ऐसा चलता नहीं था ना। आप 15-20 साल पहले देखे हैं तो ये सब कहाँ चलता था, ऐसा रील कहाँ चलती थी। मोबाइल, मैंने जो मोबाइल अभी मैं नंबर यूज कर रहा हूं, फिर मोबाइल के बहुत सारे चेंज हो गए। नंबर ये मेरा 2000 के आसपास का है। तो उस समय जब हमने मोबाइल लिया था तो केवल उसमें इनकमिंग आउटगोइंग का था, बस, और कुछ था ही नहीं। मैं टेक्स्ट मैसेज आ जाते थे, बीच में फिर गाने वाने भी उसमें लोग सुनने लगे। बाकी वीडियो और फोटो खींचना ये कुछ था ही नहीं, रील बनाने कुछ था ही नहीं, इस तरह के मोबाइल ही नहीं थे, है ना। स्मार्टफोन भी आए तो उस समय तो कुछ मनोरंजन का ऐसा साधन नहीं था, सोशल मीडिया, है ना। जब हमने मोबाइल स्टार्ट किया था तो उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था, जब फोन आते थे उसका भी पैसा लगता था, आउटगोइंग का तो बहुत लगता था। मतलब 1 मिनट का 4 रुपए 5 रुपए इतना लगता था, और लगभग इतना ये थोड़ा सा कम इनकमिंग का लगता था। तो उसमें जैसे किसी का फोन आया तो देखना पड़ता था किसका फोन है, अर्जेंट है तो फोन अटेंड करते थे, नहीं करते थे बात सोचो, ये था मोबाइल का। और आजकल क्या है, ना तो इनकमिंग का तो खैर है ही नहीं, आउटगोइंग का नहीं है, मैसेज का नहीं है, नेट भी फ्री, है ना। तो इस तरीके से चेंज हुआ है ना। तो अभी जो है मनोरंजन संबंधी जो काम है परिवार का वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मनोरंजनात्मक से देख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको लाना है, उनकी जो किलकारी है, उनकी हंसी है, उनकी बोली है, उससे मनोरंजन होता है। संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें देवर भाभी के बीच हंसी मजाक होता है, बुआ है भतीजा उसके बीच हंसी मजाक होता है, मामा भांजा उनके बीच हंसी मजाक होता है। तो इस तरीके से ये मनोरंजन के साधन माने जाते हैं। पहले ये चीज ज्यादा चलती थी, अभी ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लोगों में उतना मेल मिलाप नहीं है, उतने लोग जो है उतना प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, है ना। बुराई बहुत ज्यादा है, द्वेष बहुत ज्यादा, ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का काम परिवार कम करने लगा है, ठीक है। राजनीतिक कार्य का मतलब होता है कि परिवार के जो झगड़े हैं, परिवार का मुखिया होता है, तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो परिवार के सदस्यों के बीच जो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने का काम जो है परिवार ही करता है, अभी भी है।
लेकिन ये भी काम अब कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि अब संयुक्त परिवार तो बचे नहीं। अब संयुक्त परिवार नहीं बचे, ले दे के कितने लोग हैं? 2-3 लोग हैं, 3 लोग 4 लोग हैं, तो उनके बीच ऐसे झगड़े ज्यादा रहते नहीं। रहने को तो खैर पति पत्नी के बीच भी झगड़े होते हैं, है ना। तो संयुक्त परिवार के विघटन से जो है राजनीतिक कारक उतना नहीं रहा परिवार का, लेकिन फिर भी जो है अभी भी जो भी झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनको सुलझाने में परिवार के मुखिया का बड़ा रोल होता है। परिवार के मुखिया जो है उसको सुलझाने का काम करते हैं। धार्मिक कार्य, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक समाज का एक धर्म होता है। तो परिवार के सदस्य, परिवार के बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, छोटे बच्चों को जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, जिससे जो है बच्चे जो है अपने धर्म का पालन करते हैं और धार्मिक कार्यकलापों में हिस्सा लेते हैं। परिवार में जो है रेगुलर जो है कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यकलाप होते रहते हैं, गतिविधियां होती रहती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, है ना, कथा वगैरह होती है, सुंदरकांड है, सत्यनारायण की कथा है, भागवत कथा है, ये सारी चीजें जो परिवार में होती रहती है ना। तो इससे जो है परिवार के जो सदस्य हैं धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, धार्मिक गतिविधियां संपादित करते रहते हैं और इससे उनका जो आचरण है वो नैतिक बना रहता है ना। तो इस तरीके से जो है इसके कार्य मैंने बताए हैं परिवार के संबंध में। इसके बाद फिर परिवार के प्रकार या स्वरूप या भेद। परिवार के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधारों पर अलग अलग बताए गए हैं, है ना। वैसे परिवार के जो प्रकार हैं वो ये 3 है मेन प्रकार, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए। अलग अलग आधारों पर परिवार के अलग अलग प्रकार बताए गए। ये प्रकार जो हम पढ़ने वाले ये एस.सी. दुबे द्वारा बताए गए हैं। एस.सी. दुबे द्वारा बताए गए प्रकार। एस.सी. दुबे की पुस्तक है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। उसमें उन्होंने परिवार के अलग अलग प्रकार बताए। उसमें पहला प्रकार संख्या के आधार पर, सदस्य संख्या के आधार पर प्रकार बताए हैं उन्होंने। 3 प्रकार बताए हैं संख्या के आधार पर। उसमें पहला केंद्रीय नाभिकीय परिवार, इन्हीं को मूल परिवार भी बोलते हैं, मूल परिवार। इनको कहते हैं मूल परिवार, इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। इनमें सदस्य कम होते, देखो सदस्य संख्या में वृद्धि के आधार पर यह परिवार है। मूल परिवार मतलब कम संख्या रहती है, संयुक्त परिवार में उससे ज्यादा रहती है, विस्तृत परिवार में और ज्यादा, सबसे ज्यादा रहती है। तो सदस्य संख्या के बढ़ते क्रम में ये परिवार है। मूल परिवार मतलब संख्या कम, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे भी होते हैं। अविवाहित बच्चे, विवाह अगर हो गया तो फिर उनका दूसरा मूल परिवार हो जाएगा, है ना, उनका अलग मूल परिवार हो गया। तो पति पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे हैं उसको कहा जाता है मूल परिवार। संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जब उसमें सम्मिलित होते हैं तब उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, एक ही घर में उनको रहना चाहिए, है ना, एक ही रसोई से बना उनको भोजन करना चाहिए, उनका संपत्ति उनकी सामूहिक होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, है ना, और धार्मिक कार्यकलापों में उनको एक साथ हिस्सा लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं, उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जब और ज्यादा फैल जाता है उसमें उनकी संबंधों का कभी कभी अंदाजा नहीं लग पाता कि भाई हमारे ये कौन लगता है, तो उसको कह देते हैं विस्तृत परिवार।
इतना ज्यादा जब फैल जाता है परिवार, जिससे जो है हम रिश्ता नहीं समझ पाते हैं कि ये जो हमारे परिवार का तो सदस्य है, लेकिन हमारा इससे क्या रिश्ता है, ये सही से ही पता नहीं चल पाता, तो उसको हम कह देते हैं विस्तृत परिवार। पूर्वज हमारे एक हैं, एक ही पूर्वज के सभी संतान हैं, लेकिन कभी कभी जो है हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, ये ठीक ठीक पता नहीं पड़ पाता है, तो उसको हम कह देते हैं विस्तृत परिवार। तो इनका डिटेल अभी आगे करेंगे तीनों का अलग से, है ना, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निवास स्थान के आधार पर परिवार है, इनका जिक्र भी हमने पहले किया हुआ है। उसको कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय का मतलब होता है कि विवाह के बाद, देखो निवास के आधार पर परिवार का यहां पर मतलब आपको समझना है कि विवाह के बाद जो नव दंपत्ति है वो कहां रहेगा, उसका निवास कहां होगा, इसके आधार पर जो है परिवार के प्रकार बताए जाते हैं। उसको बोलते हैं निवास के आधार पर, है ना। निवास के आधार पर मतलब यहां पर ये हुआ कि पति स्त्री और पुरुष के बीच विवाह हुआ, तो विवाह के बाद जो नव दंपत्ति है वो किस स्थान पर रहेगा, उसका निवास स्थान क्या होगा, इसके आधार पर प्रकार परिवार के बताए गए हैं। तो उसमें पहला है पितृस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब होता है कि विवाह के बाद पत्नी द्वारा पति के माता पिता के निवास पर रहा जाता है, रहना बनाया जाता है, यानी स्थान बनाया जाता है रहने का, उसको बोलते हैं पितृस्थानीय। नौ दंपत्ति यानी पति पत्नी विवाह हो जाने के बाद कहां रहेंगे, पति के माता पिता के यहां रहेंगे, उसको कह दिया जाता है पितृस्थानीय। मातृस्थानीय, नौ दंपत्ति पत्नी के माता पिता के यहां रहेंगे, तो मातृस्थानीय हो गया, ठीक है। मातृस्थानीय मतलब विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी के माता पिता के निवास पर रहा जाता है। और पितृस्थानीय जो होता है ये पितृसत्तात्मक समाजों में होता है। देखो पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृमार्गी और पितृस्थानीय, ये तीनों रिलेटेड है, ठीक है। एक होता है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृमार्गी, ये और ये हो गया पितृस्थानीय। तीनों चार चीजें हैं, चारों संबंधित। ऐसे ही मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृवंशी और मातृमार्गी, मातृसत्तात्मक, ये चार इसमें दी हुई है ना। तो मातृस्थानीय का मतलब क्या हो गया, विवाह के बाद जो नौ दंपत्ति पत्नी के माता पिता के यहाँ निवास करते हैं, उसको कह देते हैं मातृस्थानीय। इसके बाद नवस्थानीय, इसका मैंने उल्लेख किया था, विवाह के बाद नौ दंपत्ति ना तो पत्नी के माता पिता के यहाँ रहता है, ना ही पति के माता पिता के यहाँ रहता है, बल्कि क्या करता है, वो अलग घर बना के रहता है ना, नए स्थान पर रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं नौ स्थानीय, नया स्थान है ना। सिटी चल गया, जैसे मान लीजिए अब बाहर लड़का है, बाहर नौकरी कर रहा है ना, घर में तो रह ही नहीं रहा है ना, उसका विवाह हुआ और वो कुछ समय तक घर में रहा शादी के बाद, और फिर वो चला गया जहां पर नौकरी कर रहा है लेकर के, ये हो गया नवस्थानीय। ज्यादातर होता है ऐसा, भाई जो नौकरी जहां पर कर रहा है तो वहीं पर वो रखेगा अपनी पत्नी को, वहां तो ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं, है ना। तो विवाह के बाद जो है तो नौ दंपत्ति ना तो पति के माता पिता के यहाँ रहता है, ना पत्नी के माता पिता के यहाँ रहता है, बल्कि एक नया घर बना के नए स्थान पर रहता है, उसको कहा जाता है नौ स्थान, है ना, न्यू लोकल इंग्लिश में कहते हैं। विवाह के बाद नौ दंपत्ति द्वारा पति पक्ष अथवा पत्नी पक्ष के लोगों के साथ न रहकर अलग घर बना के रहता है, उसको नौ स्थानीय न्यू लोकल फैमिली कहा जाता है।
तो मातृ स्थानीय विवाह के बाद नवदंपति द्वारा पति पक्ष व पत्नी पक्ष दोनों में से किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र रहता है, मतलब उसको स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई आप किसी क्या रहो। तो इसमें क्या है, उनका जिससे लगाव होता है वहां पर रहते हैं, है ना। मतलब पितृपक्ष क्या भी रह सकते हैं, मातृ पक्ष क्या रह सकते हैं, वो स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नवदंपति का जहां पर ज्यादा लगाव है ना, भाई पति का ये है कि भाई मुझे तो अपने घर में रहना है ना, अपने माता पिता के यहाँ। पत्नी कह रही कि नहीं मुझे अपने माता पिता के यहाँ रहना, तो फिर दोनों आपस में सामंजस्य बिठा करके रहने लग जाते हैं, जहां उनकी दोनों की सहमति होती है, आपसी सहमति, है ना। तो इसको कहते हैं मातृ स्थानीय। इसके बाद आता है मामा स्थानीय, मातुल भी बोलते हैं, मामा को मातुल बोला जाता है। मामा मतलब जो माता है, मतलब पति की माता का भाई, उसको बोलते हैं मामा, है ना। तो मामा के यहाँ जब नवदंपति विवाह के बाद रहता है तो उसको कहते हैं मामा स्थानीय, है ना। विवाह के बाद नवदंपति का पति की माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार के साथ रहना, उसको कहते हैं मामा स्थानीय, है ना। मामा को मातुल भी कहा जाता है, मातुल। द्विस्थानीय विवाह के बाद नवदंपति का अपने अपने जन्म के परिवार में रहना, इसको बोलते हैं द्विस्थानीय। मतलब विवाह के बाद जो है जिसका जन्म जहां पर हुआ वहां पर रहते हैं, अपने अपने परिवार में रहते हैं, बीच बीच में मिलना जुलना रहता है, इसको बोलते हैं द्विस्थानीय। तो ये 6 प्रकार हैं, है ना। निवास स्थान के आधार पर 6 प्रकार हैं परिवार के। तो ये भी एक टॉपिक पहले हुआ करता था, जब सोशियोलॉजी हम पढ़ते थे तो उसमें एक टॉपिक ही हुआ करता था अलग से, है ना। विवाह परिवार के प्रकार के अंतर्गत इसको अलग से पढ़ते हैं। इसके बाद अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक, सत्ताधिकार माता अथवा पुरुषों के हाथ में होता है, उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं। मातृसत्तात्मक, माता या स्त्री में जो जब अधिकार होता है, सत्ता होती है, उसको मातृसत्तात्मक। सत्तात्मक यानी सत्ता होना, है ना। माता के पास सत्ता होना मातृसत्तात्मक, पिता के पास सत्ता होना पितृसत्तात्मक, है ना। सत्ता यानी अधिकार, ज्यादा पावर है ना। तो ये अधिकार के आधार पर, पावर के आधार पर, किसके पास ज्यादा पावर है उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद उत्तराधिकार के आधार पर ये पितृमार्गी और मातृमार्गी। उत्तराधिकार पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं पितृमार्गी में, यानी उत्तराधिकार जो है पितृपक्ष से चलेगा, है ना। पिता से, यानी दादा है तो दादा से पिता को मिला, पिता से बेटे को मिला तो उसके बेटे को मिलेगा, इस तरह से चलता है। मातृमार्गी में उत्तराधिकार मातृपक्ष से निर्धारित होते हैं, यानी माता से बेटी को अधिकार मिलते, उत्तराधिकार मिलते हैं। इसके बाद पितृवंशी और मातृवंशी। पितृवंशी में वंश परंपरा जो है पितृपक्ष से निर्धारित होती है, यानी जो संतानें हैं वो पितृपक्ष की होती हैं, है ना। हिंदू समाज उदाहरण है इसका। मातृवंशी वंश परंपरा मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित होती है, संचालित होती है। मालाबार या केरल, मालाबार केरल में आता है, यहां पर जनजाति रहती है नायर जनजाति, वो मातृसत्तात्मक जनजाति है, मातृवंशी है ना। तो यहां पर जो है जो वंश परंपरा होती है मातृपक्ष से डिसाइड होती है, उसके आधार पर संचालित होती है नायर जनजाति। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, मातृसत्तात्मक या मातृवंशी या मातृमार्गी या मातृस्थानीय, इन सभी में जो है केरल की जो नायर जनजाति है उसका उदाहरण दिया जाता है, मालाबार। उभयवाही परिवार वंश का निर्धारण मातृपक्ष दोनों पक्षों को छोड़कर अन्य निकट संबंधियों से होता है। मातृपितृ दोनों ना होकर के किसी अन्य निकट संबंधी के आधार पर होता है। द्विनामी वंश का निर्धारण मातृपक्ष दोनों पक्षों के आधार पर होता है, मतलब दोनों नाम चलते हैं। द्विनामी को तो दोनों मातृपक्ष से भी उसका निर्धारण होता है और पितृपक्ष से भी निर्धारण होता है, यानी दोनों वंश के उनको माना जाता है। इस बार विवाह के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक विवाही परिवार एक ही विवाह होता है। बहुविवाही में 3 है, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बहुपत्नी मतलब
एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, यानी एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह करता है, बहुपत्नी। बहुपति एक स्त्री एक से ज्यादा विवाह करती है, यानी एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं, उसको बहुपति विवाह कहा जाता है ना। समूह विवाह एक समूह के सभी पुरुषों का विवाह दूसरे समूह के सभी स्त्रियों से हो जाता है, यानी एक समूह के सभी पुरुष दूसरे समूह के सभी स्त्रियों के पति होते हैं, वो पत्नियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसके प्रकार। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तीन मैंने स्टार्टिंग जो बताए हैं, उन्हीं का डिटेल हम आगे करने वाले हैं। मूल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, इनको ही आगे डिटेल करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुटुंब करके जो आप टॉपिक दिया हुआ है उसी को इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली लिखा है, यानी संयुक्त परिवार को काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना है संयुक्त परिवार से। पिछली बार परिवार से लॉन्ग क्वेश्चन आया है, परिवार और नातेदारी ये बड़े टॉपिक हैं, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है और रहेगी, है ना। तो इसमें तैयारी जब की जाती है उस हिसाब से तो कुछ टॉपिक्स जो है छांट लिए जाते हैं कि कहां से जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, है ना, जिससे अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से हम लिख पाए, है ना। तो संयुक्त परिवार एक ऐसा टॉपिक है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। पूरा परिवार ही बड़ा टॉपिक है ना, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। परिवार फिर वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संस्कार है, पुरुषार्थ है, ये भी बड़े टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है।